हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। और इसमें जो है हम शुरू करने से पहले कुछ जो पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हो रॉबर्ट हुक जो है, जो जिससे संबंधित है उसको उससे मिलाना है। तो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, पहले में डी। और रेडोल्फ विर्चो जो है, इन्होंने ओमनी सेलुल ई सेलुला का सिद्धांत दिया था। और रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने केंद्रक की खोज की। थियोडोर स्वान कोशिका झिल्ली। ल्यूवेन होक, इन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज की। ठीक है, कोशिका की खोज में तो जीवित कोशिका को पहली बार किसने देखा, तो वो जो ल्यूवेन होक ने किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका। आरबीसी, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, जीवाणु 1 से 2 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, विषाणु 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अरे सर, गलत कर रहे हो। माना कि हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है लेकिन इतनी भी खराब नहीं है। सही आंसर डी होगा। देख, विषाणु, पहली बात तो इसकी जीव विज्ञान में कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हमने इसको जीव जगत में रखा ही नहीं है। जीव जगत में इसको किसी भी जगत में जगह ही नहीं दी इसको। ठीक है, तो ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है माइकोप्लाज्मा। ये बातें यहां पर तो ठीक लगती है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, याद नहीं है आपको 2020 और 21 का वो कोरोना काल, जब इस भाई साहब को बुरा लग गया। देखिए, अब इसको जो है जीव जगत से बाहर कर दिया तो इसको बुरा लग गया। अब अमेरिका क्या कहता था, फिर इस भाई साहब की एंट्री हो गई। अब कुछ नहीं कहता अमेरिका। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वभौमिक अंग है राइबोसोम, हाँ सार्वभौमिक है। प्लाज्मा झिल्ली सब में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य बिल्कुल सब में पाया जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो हम देख चुके हैं। और अब हम बात करेंगे इस बैक्टीरिया की। आप इसको बैक्टीरिया कह सकते हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका कह सकते हो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है अपने आप में एक कोशिका ही होता है। तो देखिए, इसके अंदर जो है सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके कोशिका आवरण की। तो कोशिका आवरण में 3 आवरण जो है पाए जाते हैं। एक तो अंदर होता है प्लाज्मा झिल्ली, जो कि सभी में पाई जाती है, ये आप देख सकते हो। और इसके बाहर होती है कोशिका भित्ति, जो माइकोप्लाज्मा में छोड़कर सभी प्रकार के बैक्टीरिया में पाई जाती है। और इसके बाद फिर से एक जो है बाह्य प्लाज्मा झिल्ली होती है। और ये जो बाह्य प्लाज्मा झिल्ली है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में कि ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया के ऊपर जब हम रंग डालते हैं तो वो रंग जो है वो अभिरंजक, वो उनको चिपकता नहीं है। ठीक है, वो उसको जो है अवशोषण नहीं करते, वो वापस मिट जाता है। तो इसको हम बाद में भी देखेंगे। और उसके ऊपर पाई जाती है ग्लाइकोकेलिक्स, एक शर्करा की मीठी परत। बैक्टीरिया के ऊपर जो है ये शर्करा की मीठी परत पाई जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें कशाबिका को, तो सतही संरचना इसमें 3 प्रकार की है। एक तो है कशाबिका, और एक है रोम, और है झालर। झालर जो है लंबे में पतले होते हैं, और रोम जो है ये इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अंगुली नुमा संरचनाएं। और कशाबिका जो है इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका हुक, और एक होती है ये जो पुच्छ भाग है, और एक इसके पीछे कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जो कि इसको जोड़ के रखती है। ठीक है, इसको मजबूती प्रदान करती है। और जो है इसके अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम होता है। तो और मीसोसोम जो है ये कोशिका के अंतर्वलन से बनता है, यानी कि कोशिका जो अंदर फोल्ड होके माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कुछ संरचना बनाती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है मीसोसोम के द्वारा होता है। तो मीसोसोम नलिका के रूप में हो सकती है, पुट्टिका के रूप में हो सकती है, पटलिका के रूप में हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता भोजन बनाने वाला। तो क्लोरोप्लास्ट की जगह जो है इसमें पाया जाता है वर्णकी लवक, और वर्णकी लवक के अंदर पाए जाते हैं वर्णक। और ये वर्णक क्या करते हैं, ये जो है वर्णक हरित लवक के समान काम करते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर देखिए, अब कोई भी झिल्ली वाली अंग है नहीं, तो फूड को कहाँ स्टोर किया जाएगा, बिना झिल्ली के ही। तो इसमें अंतर्विष्ट पिंड भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले। अंतर्विष्ट पिंड है अलग अलग प्रकार की, और रसधानी है, ये सब पाई जाती है। और जो है इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं 70S वाले, जो कि झिल्ली से जुड़े भी होते हैं, और कुछ बिना जुड़े भी राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ की। तो इसमें 2 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो मुख्य और एक दूसरा जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये मुख्य नहीं है, ये जो है साइड वाला आनुवंशिक पदार्थ है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और इसके ऊपर जो है जीन पाए जाते हैं, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया की पहचान बनता है, ठीक है। इसमें जो प्रतिरोधी जीन यहाँ पर है, और ये जो है इसमें इतनी पावर है कि ये जो है बिना पूछे ही, मेन जो आनुवंशिक पदार्थ है इसको बिना पूछे ही अपनी प्रतिकृति कर सकता है, यानी कि खुद को कॉपी कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसने कॉपी कर ली, और जो जीन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और इसमें एक ही जीन पाया जाता है, और ये इस बैक्टीरिया की विशेषता होती है। और अगर बात करें मुख्य आनुवंशिक पदार्थ की, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। इसमें जो है सभी प्रकार के आवश्यक जीन पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीवाणु का गुणसूत्र। तो ये जो है बैक्टीरिया का ओवरव्यू जो है हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम एक एक चीज को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक वाले अंगक नहीं पाए जाते। आप देख सकते हो राइबोसोम को छोड़ के कोई सा भी अंगक ऐसा नहीं है जो यूकैरियोटिक वाला है। केंद्रक है, लेकिन ये केंद्रक नहीं है, ये झूठा केंद्रक है, ठीक है, सत्य केंद्रक नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ के बारे में, यानी कि इन दोनों के बारे में अब हम जो है पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं आनुवंशिक पदार्थ को। तो आनुवंशिक पदार्थ में ये 2 बातें जो है इन दोनों में ही सेम रहती है। ये 2 प्रकार का होता है, हम देख चुके हैं, ठीक है। एक तो होता है जीनोफोर और एक होता है प्लाज्मिड। तो ये दोनों ही वलयाकार है, दोनों ही द्विरज्जुक डीएनए के वृत्त होते हैं, ठीक है। ये जो है बड़ा वृत्त होता है एक, हमने देखा कि वो जो आनुवंशिक जो पदार्थ है ये डीएनए का वृत्त उसमें तैर रहा था इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन ये फोल्ड होके कोशिका में रहता है। ये जो छोटा सा सूक्ष्म वृत्त था जो हमने देखा कि कुछ इस प्रकार का था, ये जो छोटा सा वृत्त होता है ये बड़ा वृत्त होता है। ये जो है मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, ये अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है जो कि जीन रूपांतरण में मदद कर सकता है, ठीक है। इसकी सहायता से जीन रूपांतरण किया जा सकता है। ये भी 12th का टॉपिक है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो है सूक्ष्म डीएनए वृत्त है, और इसका एक विशेष लक्षण होता है, जैसे कि मान लो अगर इसके अंदर जो है प्रतिजैविक प्रतिरोध वाला जीन पाया जा रहा है, तो इसका विशेष लक्षण ये कि अगर ये हमारे शरीर में घुस गया और ये छोटा है तो लाखों की संख्या में वृद्धि करेगा। तो अब इसको मारने के लिए हम जो है प्रतिजैविक लेंगे, ये उसका प्रतिरोध करेगा। ये जो जीन है, ये वाला जो जीन है प्रतिजैविक का प्रतिरोध करेगा, यानी कि हम जो है इंजेक्शन वगैरह कुछ भी लगाएंगे उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो हमें क्या पता चल, इसको बाहर से देख के हम पता लगा सकेंगे कि ये जो है प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन पाए जाने वाला जीवाणु है, यानी कि हम बाहर से इसके लक्षण देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो लक्षण है ये दृश्य प्रारूपिक होता है, यानी कि हम बाहर से देखिए दृश्य प्रारूपिक और जीन प्रारूपिक जो है वो हम आगे आनुवंशिकी में पढ़ेंगे, लेकिन बस बता दिया मैंने थोड़ा सा। और जो है ये स्वतंत्र प्रतिकृति करने में सक्षम है, यानी कि अर्ध स्वायत्त है, ये सारे आधे काम खुद ही कर लेता है। इसको जो है हर बात पे इससे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपनी प्रतिकृति खुद ही कर लेता है।
और जो है कुछ जीवाणु में पाया जाता है, जबकि ये सभी जीवाणु में पाया जाता है, क्योंकि ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। तो अब जो है हमने जो है आनुवांशिक पदार्थ देख चुके हैं, और अब हम देखेंगे जो प्लाज्मिड है इसके दो प्रकार देखेंगे। प्लाज्मिड में जो है बहुत सारे प्रकार के जीन पाए जाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग प्लाज्मिड का नाम देते हैं। तो हम जो है दो प्रकार के प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं। एक तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड यानी कि एफ प्लाज्मिड। इसका काम क्या होता है? लैंगिक सेतु या जनन सेतु के लिए जिम्मेदार। जनन सेतु क्या होता है? देखिए, ये संयुग्मन में काम आता है। ये जो है बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से, और ये दूसरा बैक्टीरिया, तो ये क्या करता है? एक रोम का निर्माण करता है इस प्रकार से। ये रोम का निर्माण करते हैं, फिर ये दोनों पास पास आते हैं इस प्रकार से, और ये जो है दोनों में इस प्रकार से एकल हो जाते हैं। और यहाँ से जो इसका जो डीएनए है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो इसको भेजा जाता है, इसका आनुवांशिक पदार्थ इसको भेजा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संयुग्मन। इसमें ये रोम निर्माण और स्थानांतरण के लिए जिम्मेवार है। और दूसरा है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड यानी कि आर प्लाज्मिड। इसका काम है प्रतिजैविकता के लिए, प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता, यानी कि जो भी प्रतिजैविक हम लेते हैं उसका प्रतिरोध करना। बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसा, हमने प्रतिजैविक लिया, उसका ही प्रतिरोध करे। ऐसा नहीं है कि ये अगर प्रतिरोध करेगा तो फिर वो मरेगा ही नहीं, लेकिन कुछ हद तक संभावना कम हो जाती है इसके मरने की, अगर ये वाला जीन उसके अंदर पाया जा रहा है तो। ठीक है, तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, और अब हम देखेंगे कोशिका के आवरण और उनके रूपांतरण। तो कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण की अगर बात करें तो ये जो है जटिल रासायनिक होते हैं। जटिल रासायनिक कैसे होते हैं? यानी कि बहुत ही रासायनिक रूप से अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। ठीक है, ये अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जटिल क्यों है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के जो कोशिका के आवरण है वो जटिल होते हैं, जीवाणु के खासकर। और इसमें जो है हमने तीन चीजें देखी, एक तो ग्लाइकोकेलेक्स, एक कोशिका भित्ति, और एक जीवद्रव्य झिल्ली। ये सबसे आंतरिक परत, ये मध्य में, और ये बाहर। ये तीनों जो है एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं इस प्रकार। ठीक है, और सामूहिक रूप से इनका काम है सुरक्षा करना। और अभी हम जो है इनको अलग अलग सेपरेटली जो है पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोकेलेक्स जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है औपंक परत, एक होती है संपुटिका। ये औपंक परत जो है इस प्रकार से ढीली और आच्छाद होती है। ठीक है, और ये जो है एकदम टाइट होती है, मोटी होती है, कठोर होती है। ये पतली होती है और ढीली होती है। इसका काम है सूखने से बचाना, और ये भी पानी को रोकती है, और ये बीमार करने के लिए भी उत्तरदायी है। ये एक पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना बस। और ये पोषक तत्व आती है, चिपकने में मदद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक ही आपको ध्यान रखना है, एक ही आपको ध्यान रखना है। और असाधारण स्थिति से भी सुरक्षा प्रदान करती है। और इसको जो है कई बार हम कैप्सूल भी बोलते हैं, इंग्लिश में कैप्सूल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी कई बार जो है कैप्सूल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी का जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है कल के लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और कमेंट में अपना जो है ओपिनियन ज़रूर देना कि लेक्चर आपको कैसा लगा।